गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्या आप सब लोग तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ। बच्चों, अब से पहले हमने इस वीडियो में पहले जितने वीडियो थे उनमें चर्चा की थी व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट फेवर डेमोक्रेसी, अर्थात लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, लोकतंत्र के लाभ, लोकतंत्र की हानियाँ। तो बच्चों, उसका पूरी चर्चा का जो कंक्लूजन है, जो उसका उपसंहार है, वो यही निकल के आता है कि कोई भी ऐसा तंत्र, शासन पद्धति का कोई भी तंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, चाहे वो लोकतंत्र हो अथवा अन्य कोई गैर लोकतांत्रिक तंत्र। इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई भी तंत्र अपने आप में पूर्ण नहीं होता है तो क्यों ना उस तंत्र को अपनाया जाए जिसमें जो है जनता का ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान होता हो। और लोकतंत्र ही वह तंत्र है जिसमें जनता की भागीदारी सबसे ज़्यादा होती है, जनता स्वयं ही शासक होती है और जनता जो है जनता का सबसे ज़्यादा सम्मान भी लोकतंत्र में ही होता है। अतः लोकतंत्र जो है अन्य शासन पद्धतियों से कहीं ज़्यादा बेहतर तंत्र है। सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र उन देशों के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम है जहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है, जैसे कि अपना देश भारत बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ है। हमारे देश में लोकतंत्र से अच्छा और कोई तंत्र नहीं हो सकता। लोकतंत्र में ही वह शक्ति है जो इतनी सारी विविधताओं को एक साथ एक सूत्र में बांधे रख सकती है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसीडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन ए लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प अस टू identify a clear set of minimal features that a democracy must have. The most common form that democracy take in our time is that of a representative democracy. You have already read about this in this previous classes में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। In the countries we call democracy, all the peoples do not rules. A majority is allowed to take decision on behalf of all peoples. Even the majority does not rule directly. The majority of peoples rules through their elected representative. This become necessary because modern democracy, point number 1 है इसमें, modern democracy involve such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decisions. Point number 2 है, even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skill to take part in all the decisions. इसका अर्थ ये हुआ, इस अध्याय में हमने लोकतंत्र से एक सीमित और विवरणात्मक शैली पर चर्चा की। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों की पहचान कराती है जो लोकतंत्र की ज़रूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता। बहुमत का शासन चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि इसके 2 बड़े कारण हैं। देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है कि हम लोग लोकतंत्र में जनता स्वयं नहीं चलाती है, क्योंकि इतनी सारी, अब मानो भारत की आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को शासन का अंग बनाना बड़ा ही कठिन काम है, या ये कहो कि असंभव है। ऐसी स्थिति में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही संसद में जाते हैं और वो
जो है लोकतंत्र का हिस्सा बनते हैं। इसके दो बिंदु हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अगर संभव हो तो हर नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा या योग्यता और कौशल नहीं होता। तो ये 2 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमको लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों को चुना जाता है, ना कि जनता जो है सीधे सीधे लोकतंत्र का में भागीदारी करती है। पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट ये था कि शासन व्यवस्था में इतने सारे लोगों को एक साथ जोड़ पाना असंभव है, इसलिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को शासन यानी लोकतंत्र से जो है बांधे रखा जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये था कि ये ज़रूरी नहीं है कि जनता के हर सदस्य यानी हर नागरिक के अंदर उतनी योग्यता, कौशल और इच्छा के साथ साथ इतना समय भी हो कि वो लोकतंत्र में भागीदारी कर सके। अर्थात बहुत से लोगों पर समय नहीं होता। यहाँ तक कि अपने देश में ऐसे भी उदाहरण देखने मिलते हैं कि लोगों के पास वोट डालने का भी समय नहीं होता है। तो ये संभव नहीं हो पाता कि हम बहुत सारे हर नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी कर लें। इसीलिए लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों को ही शासन का एक हिस्सा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस गिव अस ए क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। दिस क्लियरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश democracy from non-democratic, but it does not allow us to distinguish between a democracy and a good democracy. It does not allow to us to see the operation of democracy beyond government. For this we need to turn a broader meaning of democracy. Sometimes we use democracy for organization other than the government. Just read this statement. आप इन स्टेटमेंट को देखिए, समझिए और अंदाज़ा लगाइए कि लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र को कैसे समझा जा सकता है। आप इन स्टेटमेंट पर ध्यान दें तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र में किस तरीके से भागीदारी की जाती है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। इसमें हमें लोकतंत्र को स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक सरकारों के बीच अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इससे हमें एक सामान्य लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की भी क्षमता नहीं मिल पाती। इससे हम लोकतंत्र और सरकार के परे जाकर नहीं समझ पाते। इसलिए हमें लोकतंत्र के बृहत्तर अर्थ को समझना यानी ब्रॉडर अर्थ को समझना होगा। लोकतंत्र के ब्रॉडर अर्थ को हमें समझना होगा। ब्रॉडर अर्थ क्या है? कई बार जो है हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार के अलग अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father's. इस स्टेटमेंट का अर्थ है हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी हमें फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसले लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिता का। इस स्टेटमेंट से आप अनुमान लगा सकते हैं कि परिवार में लोकतंत्र है। दूसरा स्टेटमेंट है आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास। आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट। अर्थात मुझे वे शिक्षक नापसंद हैं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते। तो मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूंगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो।
नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे सामने है, वन लीडर एंड हिज फैमिली मेंबर डिसाइडेड एवरीथिंग इन द पार्टी, हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले लेते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे। अर्थात कोई पार्टी है जिसमें सारे फैसले नेता और उसके परिवार के ही सारे सदस्य लेते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ लोकतांत्रिक बात करेंगे या लोकतंत्र की बात करेंगे? नहीं, कभी नहीं करेंगे। तो इन स्टेटमेंट से आपको समझ में आता है कि लोकतंत्र की क्या परिभाषा है। ये स्टेटमेंट आपको ये बता देंगे कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक to its basic sense of the method of talking decision. A democratic decision involve consultations with and consent of all those who are the affected by the decision. Those who are not powerful have the same say in talking the decision as those who are powerful. This can apply to a government or a family or any other organization. Thus democracy is also a principle that can be applied to any sphere of life. अर्थात लोकतंत्र को हम जीवन के किसी भी हिस्से में, किसी भी भाग में जो है देख सकते हैं। ऐसा जीवन का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसे लोकतंत्र से ना जोड़ा जा सके। Sometime we have used the word democracy not to describe any existent government, exciting government, but to set up an ideal standard that all democracy must aim to become. अर्थात लोकतंत्र शब्द का इस तरीके से प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीके को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित लोगों होने वाले लोगों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही उनकी स्वीकृति से फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसका भी इस फैसले पर उतना ही महत्व होता है जितना कि किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। अर्थात लोकतंत्र में कोई भी फैसला लेने से पहले उन लोगों को के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए जिन लोगों पर उस फैसले का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर है तो उससे कोई उस पर आप कोई भी फैसला ले सकते हैं, चाहे उसको सामने वाले को उससे लाभ हो या घाटा हो। ऐसा आपको नहीं करना है, वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, यह बात सरकार या परिवार पर भी लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक अच्छा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके उसके आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। जैसे कि हमारे सामने एक स्टेटमेंट है, ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हंग्री टू बेड। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भूखे पेट सोने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये एक स्टेटमेंट है जो बताता है कि डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए। इन ए डेमोक्रेसी एवरी सिटीजन मस्ट बी एबल टू प्ले इक्वल रोल इन डिसीजन मेकिंग। फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट्स टू वोट। इवन सिटीजन्स नीड टू हैव इक्वल इंफॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन, इक्वल रिसोर्सेज एंड ए लॉट ऑफ कमिटमेंट। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका होनी चाहिए। इसके लिए वोट का समान अधिकार भर की ज़रूरत नहीं है। नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज if we take these ideals seriously, then no country in the world is democracy. Yet an understanding of democracy as an ideal reminding us of why we value democracy. It enables to
us to judge an exciting democracy and identify its weakness. It helps us to distinguish between the minimal democracy and good democracy. अगर हम इन आदर्श पैमानों के आधार पर आज की शासन व्यवस्थाओं को परखें तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हमें लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। हम लोकतंत्र को इतना महत्व क्यों देते हैं। इसमें हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उनकी कमजोरियों को पहचान करने में भी मदद मिलती है। इससे हमें न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में भी सहायता मिलती है। In this book we do not deal much with this expanded nation of democracy. Our focus here is with some core institutional features of democracy as a form of government. Next year you will read more about a democracy society and way of evaluating of our democracy. At this stage we just need to note that democracy can apply to many spheres of life and that democracy can take many forms. There can be various ways of taking decision in democratic manner as long as basic principle of consultation on an equal basis is accepted. The most common form of democracy in today's world is rule through people selected representative. We shall read more about that in chapter 3. But if the community is small, there can be other way of taking democracy decision. All the people can sit together and take decision directly. This is how Gram Sabha should work in a village. अर्थात इस किताब में हमने लोकतंत्र की व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों पर चर्चा की है। अगले साल हम लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक है और लोकतंत्र के कई रूप ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श की बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग से फैसला कई तरह से का हो सकता है। लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया फैसला कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इस बारे में हम अगले अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। फिर भी सभी लोगों का साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। फिर भी तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह से काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? This also mean that no country is perfect democracy. The features of democracy that we discussed in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. That does not make it ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideal of a democratic decision making. This cannot be achieved once and for all. The required a constant effort to save and strengthen democracy form of decision making. What we do as citizen can make a difference to making our country more or less democratic. This is strength and weakness
this is strength and weakness of democracy. The fate of the democracy depend not just on what the ruler do, but mainly on what we as citizens do. This is what distinguished democracy from the government. Other form of government like monarchy, directorship or one party rules do not require all citizens to take part in politics. In fact, most non-democratic government would like citizens not to take part in politics, but democracy depend on active political participation by all the citizens. That is why a study of democracy must focus on democratic पॉलिटिक्स। चलिए बात करते हैं इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं पर हमने चर्चा इस अध्याय में की वो लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करने की ज़रूरत है। नागरिक के तौर पर हम जो कार्य करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति का हिस्सा बने या राजनीति में हिस्सा लें। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। लेकिन लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात जब लोकतंत्र की बारे में पढ़ाई हो तो हमारा ध्यान केवल लोकतांत्रिक राजनीति पर ही होना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ लोकतंत्र का बृहत्तर यानी ब्रॉडर मीनिंग से हमारा मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र में जो है शासन जनता का होता है, ये सबको पता है। जनता ही शासक होती है, जनता है अपने का शासन जनता के ही ऊपर किया जाता है। इसलिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रहने की ज़रूरत है। अगर कुछ गलती होती है,